everyone, doing great. So welcome back to the brand new channel वेदांतु 11-12. तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया है कि व्हाट कॉज मोशन, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड टू द मोशन, फोर्स उसमें क्या एक्ट करता है, राइट. ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है. इवन लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने देख लिया है, राइट. अगर आप लोग अभी तक मिस कर गए हो सेशन, तो डेफिनेटली एक बार उस सेशन को देख लेना, तभी ये सेशन बढ़िया से समझेगा. चलो, तो आज का सेशन हम क्या करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द सेशन और पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट. सो आई होप अभी तक जिन्होंने देख लिया है लेक्चर, उनको इनर्शिया में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है. और वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन दैट सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस और बढ़िया बढ़िया सेशंस आपको मिलते रहें. चल, तो आगे बढ़ते हैं. पहला अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जैसे मैंने बताया कि आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मोमेंटम. ठीक है. अब चलो बच्चों, इनर्शिया की जब बात आती है ना, इनर्शिया का मैंने बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया था कि कोई चीज अगर एक जगह पे है वो एक जगह पे रहेगी. कोई चीज अगर चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, तो इट विल बी इन अ मोशन until and unless external force applied on it. ओके, ये तो हो गया इनर्शिया. इवन इनर्शिया को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. इवन दो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक अल्टरनेटिव तरीका है कहने का, दैट इज लॉज ऑफ इनर्शिया, राइट. तो इनर्शिया को याद करो या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को याद करो, आपका काम बन गया. यहाँ पे दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है. अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लगा रखा है, every object will remain at the race or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of external force. अब external force क्या है, external force जो आप लगाते हो, ठीक है. लेट्स से कि आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल प्ले कर रहे हो. आई एम सॉरी, वो क्या है, स्टोन है. आप फुटबॉल खेल रहे हो. आई एम श्योर बहुत लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है. फुटबॉल खेल रहे हो, कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है. आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड ने फुटबॉल को किक किया, ठीक है. किक किया, आप उसे क्या करते हो, किक किया, दैट मींस क्या किया उसने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया. अब यहाँ पे एक फुटबॉल है, जैसे ही आपने किक किया, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो. तो फोर्स जो लग रहा है आपके द्वारा, आप जो फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है. अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा until and unless you go there and apply some force, ठीक है. अब देखो जैसे ये बॉल है, ठीक है. एक्सक्यूज मी फॉर माय डायग्राम्स, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट दिस, ठीक है. तो अब देखो ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे था. अब रेस्ट पे तब था, इट विल बी रेस्ट ओनली. जब तक तुम जाते नहीं हो, जब तक फोर्स लगाते नहीं हो, तब तक तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. वही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है. अगर ये ऑब्जेक्ट आपने फोर्स लगाया, ठीक है, घूमना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, तो इट विल बी इन मोशन जब तक उसे कोई आके रोक ना दे, ठीक है. इवन फ्रिक्शन फोर्स रोक दे, ठीक है. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि इन एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट अ रेस्ट पोजीशन, इट विल बी एट अ रेस्ट पोजीशन. इफ इट इज इन अ मोशन, इट विल बी इन अ मोशन until and unless you apply the external force, ठीक है. आई होप सभी को समझ गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहना क्या चाहता है, ठीक है. न्यूटन कहना क्या चाहते थे अपने फर्स्ट लॉ में, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. और एक फैक्टर्स ले लो कि जैसे देखो, अब देखो ये स्टोन है जो, अब स्टोन क्या है, स्टोन है रेस्ट पे, ठीक है बच्चों, ये है रेस्ट पे. तो रेस्ट पे मतलब क्या है,
है नो मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो। तो मतलब अब जब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस पे है, मतलब वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एप्लीकेबल करता है। अब देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तभी भी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इट इज वैलिड फॉर आइदर दैट ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट पोजीशन, आइदर दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन अ मोशन, और दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो एक और देख लो कि न्यूटन, देखो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ वाज फॉर सिनेरियोस वेयर नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, वेयर नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, जहां पे नेट फोर्स लेट्स से कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब क्या, क्योंकि जीरो फोर्स उस पे है, ठीक है। इवन दो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, एट अ टाइम इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यू नो इवन एयर पुश करने की एयर ड्रैग लग रहा है, बट स्टिल एट अ रेस्ट पे है। तो जब तक टोटल, तो रेस्ट पे ही है मतलब टोटल नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, स्टेटमेंट तो आपको याद ही रखना है बच्चों, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत बढ़िया सा प्यारा सा स्टेटमेंट है, आपको तो याद ही रखना है। साथ साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो पहला चीज याद रखना कि एक्सेलरेशन जीरो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मतलब क्या कर रहा है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज कि नेट फोर्स जब जीरो है मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है उसमें, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो नाउ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सबको समझ गया, राइट? या फिर कुछ और एग्जांपल्स की जरूरत है? फुटबॉल वाला तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, राइट? कुछ और सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम हो, ठीक है, तुम्हें पढ़ने के मन नहीं है, पढ़े रह रहे हो, बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप तब तक जब तक आपको मम्मी आके मार ना दे, आपको फोर्स ना करे, तब तक आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। दैट कुड बी द वन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया। अब देखो, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हमें समझ गया, राइट? अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात क्या है, फर्स्ट लॉ तभी तक था जब तक बॉडी क्या थी, एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं हो रही थी, राइट? तब तक ही था जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। जैसे ही आप गए किक किए उस बॉल को, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब जब पिक्चर में एक्सटर्नल फोर्स आ गया, वहीं से शुरुआत हो जाती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कोई चीजों पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही सेकेंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, उसी से शुरुआत हो जाती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये रेस्ट पे था, क्योंकि नेट फोर्स क्या था, जीरो, राइट? जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, इट स्टार्ट मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, मूव करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग गया, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है इसका, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर कांस्टेंट मास, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये मोमेंटम क्या चीज है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो वैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सबसे प्यारा, कुछ ना याद आए ना, तो ये ध्यान में रख लो कि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ये मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे आता है, इसे समझने के लिए हम मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझा देती हूँ।
अभी समझाया मैंने कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है क्या हो जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है आपको वो भी बताती हूँ। आई गेस आपको ये समझा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, जैसे ही नेट फोर्स क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए, दैट मींस एफ क्या हो जाए, एफ नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कुछ फोर्स उस पे लगने लगा, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में चला गया या फिर मोशन से रेस्ट पे आ गया, तब क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है दैट इज F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाउ दिस इक्वेशन केम, डेफिनेटली अभी हम करते हैं। अब इसे पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए मोमेंटम। ठीक है, चलो फटाफट मोमेंटम पढ़ते हैं। तो देखो, अब जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम को समझने के लिए, मोमेंटम होता क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब ये नया टर्म आ गया, मैं आपको बताती हूँ कि देखो सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। लेट्स से कि आपके पास एक बॉल है, उसका मास है 2 kg, ठीक है, 2 kg। अब किसी स्पीड से ये चल रहा है, मोशन में है, ठीक है, मास तो है 2 kg, मोशन में चल रहा है और इसकी वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू mv। ठीक है, m क्या है इसका 2, ठीक है, मतलब मास 2 kg है, एंड v क्या है 2, मतलब 4 kg मीटर पर सेकेंड। राइट, मतलब मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कितना उसका मास है और कितने वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दैट्स व्हाट डिफाइंस मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मोमेंटम के बारे में, जैसे अब देखो यहाँ पे ये जो बॉल रखा है ना, इस बॉल का मास है 1 kg, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस अब इसका देखो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। तो मास तो 1 kg है, वेलोसिटी 10 है, तो मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। वही हमने यहाँ भी किया, सिंपल है ना। तो आई गेस आप लोगों को समझ गया होगा कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो मोमेंटम क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। हमेशा याद रखना दैट इज P इक्वल्स टू mv। ठीक है, मोमेंटम इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हो आप, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसको आप डिनोट करते हो P से। ठीक है, मोमेंटम M नहीं, मोमेंटम मतलब P से इसको डिनोट करते हो। ठीक है, तो आई होप सभी को मोमेंटम का फंडा अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, तो शुरुआत में हमने क्या किया, हम शुरू किए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया से, राइट। देन हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने समझा कि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो अब मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो ये आया कैसे वो भी देखते हैं। तो F देखो, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब मोमेंटम क्या होता है, हाफ इनटू मोमेंटम है दैट इज m इनटू v। ठीक है, अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इज, ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मींस मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ,
F इक्वल्स टू dp बाय dt। अब P है क्या? P है क्या? P दैट मीन्स mv डिवाइडेड बाय t। ठीक है, हाँ, तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, फ्रॉम हियर ओनली वी गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, अब देखो m को आप क्या करो, m एज इट इज रख लो। अब जो v बाय t है ये क्या होता है? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी पर टाइम, एक्सीलरेशन, राइट। तो अपना इक्वेशन क्या आ गया? f तो एज इट इज था, m तो एज इट इज है, v बाय t क्या है? एक्सीलरेशन। सो आई होप सभी को ये समझ गया कि कैसे ये इक्वेशन आया था, कैसे ये इक्वेशन आया, राइट। सिंपल है ना। तो अगर आपको मोमेंटम समझ गया है मतलब आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मोमेंटम आ गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। ठीक है, चलो अब मोमेंटम के बारे में कुछ और फैक्टर समझ लेते हैं कि मोमेंटम किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये समझ लिए कि मोमेंटम होता क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये है क्या? डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन अ मास एंड वेलोसिटी, हाउ मोमेंटम आर डिपेंडेंट ऑन। अब हम देखो ऐसा लिख रहे हैं ना बच्चों, P इक्वल्स टू m इंटू v लिख रहे हैं, मतलब P क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है एंड P ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v है। मतलब मास चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगा, मास चेंज होगा, राइट। ऐसा कुछ है। ठीक है, सॉरी, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब चेंज है, वेलोसिटी मतलब डिफरेंट मासेस के डिफरेंट वेलोसिटीज होंगे, राइट। तो अब देखो पहला क्या कह रहा है, पहला फैक्टर्स देख लेते हैं कि ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट हेवियर बॉडीज इन अ मोशन। ठीक है, हेवियर बॉडी इन अ मोशन। ठीक है, एंड ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडी मूविंग विद द हायर वेलोसिटी। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लाइन है, राइट। अब देखो एक सिंपल सा लेते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ और मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, देखो ये क्या है? बहुत बड़ा सा कार है और ये क्या है? छोटा सा टॉय कार है जो अपने घर में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, अपने भाई बहन खेलते रहते हैं या फिर हमने भी बचपन में खेले। तो अब आप ही बताओ कि इस कार को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि इस कार को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा? डेफिनेटली जो बड़ा वाला कार है, इस कार को आपको पुश करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मोशन में आएगा। शायद मोशन में ना भी आए अगर आप उतना फोर्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, बट इस कार का क्या है? तो बहुत इजी है, इजीली आप फोर्स लगाओगे और आगे बढ़ जाएगा। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है कि greater force is required to set heavier body to in a motion. So greater force is required to set heavy bodies in motion, right? अगर कोई हेवी बॉडीज को मोशन में लाना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में हम मोमेंटम अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं क्या हमेशा ही करते हैं। ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसे क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी विथ मूविंग विथ हायर वेलोसिटी। अब देखो, अब मान लो इसको तो कम फोर्स की जरूरत है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। जैसे अब ये छोटा है कार, आप क्या कर रहे हैं? ये मोशन में आ रहा है। ठीक है, इट इज कमिंग, आपको ज्यादा जरूरत नहीं, आपने ऐसे कर दिया, हाथ लगा दिया, रुक जाएगा। बट अगर यही कार आ रही है, चल रही है, कोई ड्राइव करके आ रहा है, क्या आप उसे हाथ लगा के रोक सकते हो? आपके तो यमराज को प्यारे हो जाओगे आप, राइट। तो इंस्टेंट लाइक अगर आप बहुत सुपरमैन हो तो ही रोक सकते हो, राइट, लेकिन इसको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा रोकने के लिए, राइट। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी मूविंग विथ
हायर वेलोसिटीज। ठीक है, तो आई होप सभी को समझा। ठीक है, अब देखो वही चीजें मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, सॉरी मैं बार बार जाके रही। तो हेवियर बॉडीज को ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है मोशन में लाने के लिए, और हेवियर बॉडीज को स्टॉप करने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगता है। तो मतलब यहाँ पे आप समझ गए ना कि कैसे मोमेंटम मास के भी प्रोपोर्शनल है एंड मोमेंटम वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। सो आई होप सभी को अच्छे से ये लेक्चर समझा होगा, ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। ठीक है, तो अब तक हमने शुरू किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन at the rest or uniform motion until and unless external force acts on it, right? Then हमने पढ़ा second law of motion जो कहता है F equals to mass into acceleration. Also ये कहता है force is equal to the rate of change of momentum. ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, और ये आया कैसे ये भी मैंने आपको वहां पे बता दिया। फिर हमने इसी को लिंक लेते हुए मोमेंटम पढ़ा। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसे डिनोट करते हो P से। एंड ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है दैट मींस इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? देन फाइनली हमने वेक्टर के बारे में, मोमेंटम के बारे में, वो किस चीजों पे डिपेंड होता है और कैसे होता है, इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेके हमने समझा कि कैसे वो वेलोसिटी एंड मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, रीजन के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, और जाते जाते सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सेशंस आपको मिलते रहे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। सो तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखो, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।